आज हमारे साथ में एक ऐसे ही गेस्ट हैं, सीआईडी इंटेलिजेंस में इंस्पेक्टर हैं। हाल ही में उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। वीआईपी सिक्योरिटी भी हमारा एक पार्ट होता है जी। पुलिस सेवा चुनना मेरा मोटो नहीं था। रिजल्ट आया कोई एक पास हुआ है। मुझे पहला पोस्टिंग जो उदयपुर एयरपोर्ट मिला था। अच्छा। क्योंकि इंटेलिजेंस का बंदा होता है जो इंटेलिजेंस का आंख, सरकार का आंख, नाक और कान है। एक आदमी ने कुत्ते को काटा, ये इंटेलिजेंस। मैंने ऑल इंडिया पुलिस मीट में मेडल लिया था। अच्छा। एंटी सबोटेज चेक में। ये प्रोजेक्ट जो सरकार लॉन्च कर रही है उसको ये लोग विरोध कर रहे हैं। आपकी अपनी ड्यूटी होती है, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा कुछ आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है, क्योंकि माहौल उस लेवल के हो गया था जी, गोधरा कांड का। तो कुछ 2-4 बंदे थे वो जो गुजराती में जवाब नहीं दे पाए। हमने उनको आइडेंटिफाई किया, ट्रेस आउट किया। ट्रेस आउट करना हमने लोकल पुलिस को बताया कि ये हैं। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस बहुत मुश्किल है। अच्छा। मैं आपको छोटी सी घटना बताऊं कि डूंगरपुर में बाई इलेक्शन था, उसमें हमें भेजा। तो मैंने कहा कि आए पाए वाला गांव में थे, कहें कि फूलों वाला नो जोर है। इंटर स्टेट दिए गए थे, कुछ मध्य प्रदेश के और कुछ गुजरात के। देखो, युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति जो फैशन है उस ओर नहीं जाना। 1,16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बांसवाड़ा में हो रहा है। उन्होंने एक विजन किया कि एक माही डैम बनने से मेरे यहाँ का किसान सक्सेस तभी है जब अपना योगदान उसका 100% हो किसी भी फील्ड में। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम में हर बार किसी नए गेस्ट से मिलते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं, उनकी सफलता की कहानी के बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं उनकी कहानी से कुछ सीखने की, ऐसे सबक जो आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सकें। दोस्तों, किसी भी सरकार की सफलता की सबसे बड़ी कड़ी होती है गुप्तचर विभाग, यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम करता है और लोगों के बीच में रह करके ऐसी सूचनाएं सरकार तक पहुंचाता है जिससे सरकार को नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। जब ये सूचनाएं मिलती हैं तो फिर सरकार उसके हिसाब से निर्णय लेती है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लोगों के जीवन को भी इफेक्ट करते हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसे ही गेस्ट हैं जो इंटेलिजेंस विभाग से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं जय सिंह जी राव की, जो सीआईडी इंटेलिजेंस में इंस्पेक्टर हैं, बांसवाड़ा में कार्यरत हैं। 1996 से पुलिस विभाग में सेवारत जय सिंह जी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं अपने जीवन में। साथ ही सरकारी सेवा के दौरान उन्होंने कई ऐसे केस भी देखे, कई ऐसे मामले भी देखे जो आज जिंदगी में बहुत काम आते हैं। इंटेलिजेंस की बात करें तो इंस्पेक्टर बनने के इस दौर में उससे पहले जो उन्होंने संघर्ष किया, सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस सेवा में ज्वाइन हुए। गैलेंट्री प्रमोशन के माध्यम से सब इंस्पेक्टर और फिर इंस्पेक्टर तक वो पहुंचे और इस दौरान इंडिया पुलिस मीट में उन्हें पदक मिला जिसके साथ उन्हें प्रमोशन मिला। और इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस में बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री से वे आसूचना पदक भी प्राप्त कर चुके हैं, जो इंटेलिजेंस का सर्वोच्च पदक कहा जाता है। इसके साथ ही हाल ही में उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे अद्भुत शख्सियत से आज हम मिलने वाले हैं जिनका नाम है जय सिंह राव। तो आइए मिलते हैं राव साहब से और बात करते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में और कोशिश करते हैं कुछ सीखने की। तो नमस्कार जय सिंह जी, स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है सर यहाँ आकर के? सबसे पहले तो ये बताएं। हेमंत जी, मैं बीबीसी राजस्थान के बारे में जानता भी हूँ क्योंकि यदा कदा वीआईपी विजिट वगैरह में आपसे और आपकी सारी टीम से मेरी मुलाकात होती रहती है जी, क्योंकि वीआईपी सिक्योरिटी भी हमारा एक पार्ट होता है जी। उस पार्ट में आपकी सभी साथियों, मीडिया दोस्तों के साथ मुलाकात होती रहती है। सभी मेरे नॉन हैं, आपके चैनल के बारे में भी हम देखते रहते हैं जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप अच्छी खबरें समय पर सटीक लोगों को तो पहुंचाते रहते हैं। तो जय सिंह जी, हम बात करें, शुरुआत करें आपके जीवन के बारे में, तो आप कहाँ से हैं? आपके परिवार के बारे में कुछ बताएं, आपकी शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। हेमंत जी, मैं अपने बांसवाड़ा ज़िले के एक कुमालिया गांव है जो गढ़ी में आता है। बचपन वहीं बीता, 1 से 5वीं तक वहाँ पढ़ाई करी, फिर आजना स्कूल में पढ़ा, फिर गढ़ी में पढ़ा। पापा
कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। जी। स्वर्गीय दुले सिंह जी जी। नाम था उनका। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के काफ़ी करीबी रहे हैं, आप जानते ही अच्छे से। तो फिर पापा का पहला मोटो था कि हम पढ़ाई की ओर ध्यान दें। हम छोटे थे तब हमेशा यही कहते थे कि पढ़ना ज़रूरी है जी। हम 3 भाई हैं, तीनों एजुकेशन पर फोकस किया। तो मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटेलिजेंस का एक एग्ज़ाम निकला था जी, वो दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। पीछे दोनों छोटे ब्रदर हैं, वो एक साइंस में ग्रेजुएट हैं, केमिस्ट्री एमएससी करके, वो गवर्नमेंट जॉब करके हिंदी लेक्चरर है अभी जी। तीसरा है, वो भी गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। तो तीनों राजकीय सेवा में भेजने का पापा का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे, परिवार में उस समय सरकारी सेवाओं का माहौल नहीं था, दोनों भाई आपके टीचर बने, आपने पुलिस सेवा क्यों चुना? मतलब क्या एक थॉट था या किसने आपको प्रेरित किया? अमन जी, कोई पुलिस सेवा चुनना मेरा मोटो नहीं था। मैं उदयपुर में पढ़ता था, तब हॉस्टल में थे, तब हमारे कोई 2-4 फ्रेंड आए, उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम निकला है सीआईडी इंटेलिजेंस का। अच्छा। और वो जयपुर में एग्ज़ाम होगा कि अपन देने चलते हैं जी। और कहा कि वहाँ जयपुर में एक राजमंदिर थिएटर बना है। हाँ। कि यार राजमंदिर थिएटर भी देख लेंगे। हाँ, पिक्चर भी दिखाएंगे। पिक्चर थिएटर को देखेंगे। क्योंकि राजमंदिर उस समय, ये 1995-94 की बात है, राजमंदिर एक बहुत अच्छा थिएटर हुआ करता था। हम भी साथ में हो लिए, शुरू से पढ़ने की रुचि थी, इंटरेस्ट था, कंपटीशन दिया, थिएटर भी देखा। कंपटीशन देख के वापिस आया तब बताया कि अपने से रिजल्ट आया, कोई एक पास हुआ है। अच्छा। हम 5 दोस्तों ने दिया था, जो एक में ही था। अच्छा, आप ही थे। जी जी। तो फिर जब आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और आप पास हो गए, तो फिर ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसे, कहाँ क्या हुआ? फिर सर 1996 में जब मैं ज्वाइन करने गया, तो मैं कॉलेज लाइफ में था, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी। कॉलेज में लड़के ऐसे ही रहते हैं। हाँ। जैसे ही मैं जयपुर ज्वाइन किया तो मुझे कहा कि आपने ज्वाइन कर लिया है, आप किशनगढ़ जाइए। अच्छा। आपका ट्रेनिंग वहाँ होगा। अच्छा। और ये दाढ़ी वाड़ी सब हटवा देना। हाँ, मतलब रंग रूट बन के जाओ। अब आप पुलिस फोर्स में हो, बाल छोटे करा देना, दाढ़ी हटवा देना। हमने कहा ठीक है साहब जी। और मुझे सीधे ही वहाँ से किशनगढ़ वहाँ भेज दिया गया। पापा गाँव में थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं सिलेक्शन हो गया, मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया। मैं उदयपुर में पढ़ता था। हाँ। वहाँ से मैं सीधा ज्वाइन करने भी चला गया। उस समय टेलीफोन फैसिलिटी थी नहीं 1995-96 में इतनी। तो मेरे ताऊ जी यहाँ रहते थे, तखत सिंह जी बांसवाड़ा जी। उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने प्रतापपुर फ़ोन किया पंड्या जी के घर पे। हाँ। जो उस समय प्रधान हुआ करते थे। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से उसका सिलेक्शन हो गया है और वो नौकरी ज्वाइन करके और ट्रेनिंग करने किशनगढ़। मतलब सरप्राइज मिला। सारा सरप्राइज था उस समय, ऐसा ही हुआ करता था। आजकल तो सीधी जो बात हो जाती, पहले तो पता ही नहीं चलता था कौन कब। तो उस प्रकार से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया किशनगढ़ में हमारा। और फिर ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे 5 दिन बाद कहा साहब बेडिंग वगैरह कुछ है नहीं मेरे पास। तो फिर वो हमें छुट्टी थी 2 दिन, फिर मैं घर आया। फिर वही ट्रेनिंग का जो सामान होता है, बिस्तर वगैरह ले जाना होता है, वो सब लेके गए। और इस प्रकार हमने 12 महीने बड़े आनंद से ट्रेनिंग किया। 12 महीने की ट्रेनिंग, 12 मंथ का ट्रेनिंग होता था उस समय। और जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा रहता था। तो वो ट्रेनिंग करने के बाद हमारा जो है वो पोस्टिंग अगला मेरा अच्छा हुआ। तो ये 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद में फिर आप एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 12 महीने की ट्रेनिंग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर करने के बाद मुझे पोस्टिंग मिला। मुझे पहला पोस्टिंग जो उदयपुर एयरपोर्ट मिला था। अच्छा। उस समय डबोक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अपना इंटेलिजेंस विंग भी रहता था, जो सर्वेलेंस और फ्रिस्किंग और उसमें ड्यूटी रहता था। बिल्कुल। तो डबोक एयरपोर्ट पे पोस्टिंग रहा मेरा, वहाँ काम किया। वहाँ से हट के फिर उदयपुर सिटी में आया। उदयपुर सिटी में करने के बाद मुझे जो है वो बांसवाड़ा बुला लिया गया, क्योंकि बांसवाड़ा एक ट्राइबल एरिया था। हाँ। यहाँ का कोई व्यक्ति इंटेलिजेंस में सेलेक्ट होता नहीं था उस समय। तो मैं ही था। मेरी यहाँ आने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं उदयपुर पढ़ता था। हाँ। मुझे लग रहा था कि मैं उदयपुर ही जॉब करूँ तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ कोई बाहर के थे,
उन्होंने देखा कि यार ये बांसवाड़ा का बंदा है, इसे यहाँ बुला लिया जाए, हाँ, और तो मैं यहाँ मेरा से मुक्त ट्रांसफर हो हूँ। जाएगा, तो मुझे यहाँ तो बांसवाड़ा आप आ गए, बांसवाड़ा में आपने काम शुरू किया। बांसवाड़ा जैसा कि एक ट्राइबल एरिया है और यहाँ पे उस समय साक्षरता की दर भी इतनी नहीं थी, तो ऐसे में यहाँ की पॉलिटिक्स को आपने कैसे समझा और यहाँ पे इंटेलिजेंस का काम करने में उस समय कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखो हेमंत जी, इंटेलिजेंस का काम एक ऐसा होता है कि यदि कोई बंदा उस एरिया का है तो उसके लिए वो मोर बेनिफिशियल होता है, हो जाता है। इंटेलिजेंस में आजकल जो लोग जो मोस्टली देखते हैं, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अकेला नहीं होता है, आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन इंटेलिजेंस भी होता है, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस भी होता है, एम्प्लॉय इंटेलिजेंस भी होता है जी। उस एरिया के अनुसार आपको ये जानकारी हर चीज़ की जुटाना जरूरी है, क्योंकि आपको राज्य हित और राष्ट्र हित का सोचना है जी। कि आपके यहाँ पर ऐसा कौन सा काम जो गलत हो रहा है जी। जिसके बारे में सरकार को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस का बंदा होता है जो इंटेलिजेंस का आँख, सरकार का आँख, नाक और कान है। सही बात। कि सरकार को सही चीज़ सरकार तक परस्यू करना। तो ये जानकारी करने के लिए आपको अपने लोकल लेवल पर सोर्सेज बनाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप तो मीडिया से हैं, आप खुद भी जानते हैं कि आप कैसे सोर्स बनाते हैं जी। और उन सोर्स से आपको कैसे इंफॉर्मेशन लेनी होती है जी। तो वो लेना एक ट्राइबल एरिया के लिए मुझे इतना टिपिकल नहीं लगा, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल व्यक्ति था। हाँ, लोकल लैंग्वेज भी आप जानते हैं, लैंग्वेज को भी जानता था जी। यहाँ की कई चीज़ों को बारे में पता करना, उस तक पहुँचना, उसका फिल्टर करना और उसकी वास्तविकता गवर्नमेंट तक पहुँचाना, इसको करने में मुझे मज़ा आया। आई एंजॉयड दिस जॉब टू मच। तो ये इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो सूचनाओं का एक बहुत बड़ा संसार है, तो इन खबरों को फिल्टर कैसे करते हैं आप? इन सूचनाओं को फिल्टर कैसे करते हैं? जैसे आपने जगह जगह आपके सोर्स होंगे, जगह जगह सूत्र बनाए रखे हैं, वहाँ से आपको कई तरह की सूचनाएं मिलती होंगी, तो कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी ये अफवाह है, या इन चीज़ों को कैसे आप देखते हैं? देखिए अमन जी, मेरा एक मानना है कि अपन ये कहते हैं कि किसी कुत्ते ने आदमी को काटा, ये सूचना है बराबर, लेकिन एक आदमी ने कुत्ते को काटा, ये इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस क्योंकि उस आदमी का क्या ऐसा सीन हुआ होगा, उसके साथ कितना हो कि उसको ऐसा होना पड़ा कि उस कुत्ते के सामने उसे शेर होना पड़ा। हाँ, जनरल चीज़ है, आदमी ने कुत्ते को काट लिया, कुत्ते ने आदमी को काटा, जनरल चीज़ है कि भाई कुत्ता है, भौंकता है, काट लिया। तो हमारा ये मानना है कि इंटेलिजेंस में आपको वो चीज़ देनी होती है जो गवर्नमेंट को नीड है, कि जिसके लिए सरकार सही एक्शन ले सके। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, मेरा अपना 27 साल का एक्सपीरियंस है, वो अच्छा होता है जिसके बहुत अच्छे कॉन्टेक्चुअलाइजन होते हैं। आपको कोई आकर के इन्फॉर्मेशन तो देगा नहीं, सही बात है। आपको अच्छे लोगों के साथ, कई लोगों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ मिलना होगा, उठना बैठना होगा, उनकी समस्याओं के बारे में जानना होगा, कई विभागों के बारे में जानकारी रखनी होगी कि किस विभाग में क्या चल रहा है, जो सरकार के हित का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आम जन इस डिपार्टमेंट से परेशान है, सरकार आम जन को बेनिफिट देना चाहती है लेकिन नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें सरकार तक पहुंचाना कि ये आप योजना सरकार की है लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होना। उसके पीछे कारण ये कि है, उससे क्या हो रहा है कि लोगों में आक्रोश हो रहा है, विरोध हो रहा है, इसके सरकार के प्रति लोगों की छवि खराब हो रही है। ये सारी चीज़ गवर्नमेंट को सही टाइम पर पहुंचाना एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का सबसे बड़ा ड्यूटी होता है। तो ये जब आप इन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और इनकी रिपोर्ट होती है, तो ऐसा कोई मामला आपको याद आ रहा हो उस दौरान का कि जब आपने कोई ऐसी सूचना दी हो जिससे कि बहुत कुछ बदलाव आए? देखिए अमन जी, 27 साल के सफ़र में कई काम हुए, कई घटना हुई। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को जनता, पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों के बीच में ब्रिज का काम करना चाहिए। यदि आप ब्रिज का काम कर रहे हैं, आप इन कांटेक्ट हैं, तो आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइमली दे सकते हैं और उससे
एक बहुत बड़ी घटना रुक सकती है। रोक सकती है। अभी आपने देखा होगा रिसेंट अपने यहाँ पर भोयन घाटी वाला प्रकरण हुआ था। भोयन घाटी वाला प्रकरण के बारे में आपके पास आउटपुट आया हमारे पास कि इस प्रकार के लोगों को एजिटेशन करने का प्लान है। जनता है, उसको अपना विरोध करना लाजमी है, लेकिन उस एजिटेशन की डेंसिटी कितनी है जी, उसके अंदर एजिटेशन तो कोई भी हाँ विरोध कह देता है, हाँ कर देता हमें विरोध करना, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जी, जो उस आंदोलन को गलत रूप दे सकते हैं। हाँ उग्र रूप दे दें, कुछ भी उग्र रूप दे दें, नुकसान जैसा कर कि दें। अपन ने डूंगरपुर में देखा है, काकरे डोगरी काकरे डोगरी प्रकरण। जी, ठीक उसी तरीके का प्लान होता है, क्योंकि कई यूथ मॉब में भूल जाता है कि मुझे क्या करना है। सही है। तब उनको आइडेंटिफाई करना कि एजिटेशन तो सही है, लेकिन उसमें ये लोग हैं जो इसको बिगाड़ सकते हैं। उन लोगों के बारे में प्रशासन को बताना, प्रशासन उस पर एक्शन लेकर के उसको काउंटर करके रोकना, हाँ मतलब उसको न्यूट्रलाइज करना। तो एक बहुत बड़ी घटना एक छोटे से एपिसोड में सॉल्व हो जाती है। आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल गई तो सॉल्व हो गई। तो आपने एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काम किया, कितने साल रहे? मैं 96 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के बाद 7 ईयर में मैंने ऑल इंडिया पुलिस मीट में मेडल लिया था। अच्छा। एंटी सबोटेज चेक में, उसमें मुझे गैलेंट्री प्रमोशन मिला जी, तो जिससे मैं सब इंस्पेक्टर बना। अच्छा। सब इंस्पेक्टर के बाद जो है वो 2015 में मैं इंस्पेक्टर बन गया था। और तब से मैं बांसवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जिसमें बांसवाड़ा में आप जानते हैं ट्राइबल एरिया है, यहाँ काफ़ी चैलेंजिंग काम होते रहते हैं जी। यहाँ के एजुकेशन भी सब जगह से डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ट्राइबल एक ऐसा चीज़ है जिससे लिटरेसी जानी होती है ना, वहाँ कोई भी आदमी गुमराह कर सकता है जी। यहाँ लिटरेसी नहीं होने से उन्हें गुमराह करने का प्लान करते हैं। हाँ, कई एनजीओ के मार्फत से कई प्रकार के लोग आकर के तैयार होते हैं। तो हम ये भी करते हैं कि कौन एनजीओ किस लेवल का काम करके लोगों को कहाँ घुमा रहा है, एनजीओज पर भी वॉच रखना। उनको ये पता होना चाहिए कि हम जहाँ करने जा रहे हैं यहाँ हम ट्रेस आउट हो जाएंगे। हाँ, तो वो वरना कई जगह अपन देखते हैं नक्सल एंटर होता है। हाँ, इसी बहाने होता है वो। यदि उस पर आपके वॉच बराबर है तो नक्सल ये प्रयास नहीं करेगा, उसको लगेगा कि यहाँ तो बाड़ाबंदी तगड़ी है, यहाँ हम नहीं घुस सकते। मुझे एक घटना याद आ रही है, आपने नक्सल की बात करी तो एक घटना बांसवाड़ा में हुई थी और उस समय आप भी थे, एक तत्कालीन विधायक थे और रेल आंदोलन वाला मामला चल रहा था और उस समय कुछ लोगों ने विधायक जी को बंदी बना लिया था और जब तक उन्होंने साइन करके दस्तावेज नहीं दिया कि हम इसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, तब तक उनको रिलीज़ नहीं किया गया। तो इस घटना का क्या अंदाज़ा था आप लोगों को पहले से, या कैसे ये चूक हुई, या क्या मतलब क्या रहा होगा? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आज जब भी कोई पॉलिटिशियन किसी अपने फील्ड में जाता है, स्वाभाविक तौर से जब उस फील्ड में कोई एजिटेशन किसी मामले को लेकर हो रहा होता है तो अपन लोगों को ये पता तो होता ही है कि आज ये प्रोजेक्ट जो सरकार लॉन्च कर रही है उसको ये लोग विरोध कर रहे हैं जी। उस विरोध को जो है वो गवर्नमेंट तक परस्यू कर दिया जाता है। हमने परस्यू कर लिया टाइमली कि इसका जो है वो ये लोग विरोध कर रहे हैं जी। अब आप फील्ड में जा रहे हो और फील्ड में जाने पर आपने यदि उसको विरोध को अनुसार अपना मूवमेंट नहीं किया जी, तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना चाहिए जी कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ सिक्योरिटी लॉस हो सकता है या मुझे यहाँ पर लोग विरोध करते हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। पॉलिटिशियन अपने हिसाब से अपने फील्ड में चला जाता है, उसी तरीके से वो भी चले गए। क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं होती है वो आप धरातल से निकाल के लाते हैं, लोगों के बीच से निकाल के लाते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंट जो जनप्रतिनिधि हैं या दूसरे हैं वो लोग नहीं करते हैं तो ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो अब ये तो चीज़ें हो गई उस दौर के बारे में, जो सारी चीज़ें हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो सूचनाएं आप लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे पुलिसिंग की बात करें तो अपराध और अपराध को रोकना, अपराधियों को पकड़ना, इस नियंत्रण का काम पुलिसिंग का होता है। और आपके दायरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिन पर आप नज़र रखते हैं? देखो, वैसे हर व्यक्ति को इंटेलिजेंस का नॉलेज होना जरूरी है।
कि आप जो भी काम जो कानून के विरुद्ध हो रहा है उसके इन्फॉर्मेशन देना हर बंदे का ड्यूटी है जी। आज आप रह रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई बंदा आ रहा है, घर में रह रहा है, वापिस आ रहा है, वापिस जा रहा है, आप पूछ ही नहीं रहे कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, सही है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कब से रह रहे हो। सही बात। तो आप खुद नहीं बता पाओगे, आपने ही अपने किराए पे रख रखा है किसी को, आपको ही नहीं पता किराएदार कौन है। आपकी अपनी ड्यूटी होती है, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा कुछ आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि तो हम भी अवेयर रहे, पब्लिक को भी अवेयर रहना चाहिए कि कोई आदमी लारी लेकर के आ रहा है, सामान बेचने आ रहा है, लेकिन वो कहाँ का रहने वाला है। बराबर। भैया आप ये सामान क्यों बेचने आ रहे हो, आप ठेला लेकर के क्यों घूम रहे हो, अपने यहाँ चावल बेचने आ रहा है, चावल ले लो, चावल ले लो, चावल ले लो। अरे भाई बांसवाड़ा में खूब चावल पकता है, उससे पूछो तो सही तू कहाँ से आया है, पता चलेगा कि वो पश्चिम बंगाल से आया है, यूपी से आ रहा है, तो यहाँ तक दूर तक क्यों आया, इन बीच के स्टेशन में क्यों नहीं रहा। कुछ पूछताछ आप करें जी, संदिग्ध लगे आप इंफॉर्मेशन दें कि हमें थोड़ा सा डाउट है, तो वो व्यक्ति अपने आप सोचेगा कि नहीं मुझे पूछा जा रहा है, मेरी जानकारी ली जा रही है। अगर आपराधिक प्रवृत्ति का होगा तो आपराधिक प्रवृत्ति होगा तो डरेगा। कोई भी बंदा अपराध करेगा वो अपने आप डरेगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिटी में जा रहे हैं कार लेकर, सामने एक पुलिसमैन खड़ा है, आपने बेल्ट नहीं लगाया, आप अपने आप गाड़ी रोक करके तुरंत बेल्ट लगा देंगे। उसका मूवमेंट आपके अंदर थोड़ा सा फियर है, डर है। जब आप खुद अवेयर नहीं है, आप पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, किसी भी की जानकारी के लिए। तो आप बताना पड़ेगा कि हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे सोर्सेस से मार्फत से ऐसे एलिमेंट, ऐसे लोग, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा वातावरण जो बन रहा है उसके बारे में जानकारी लेना, कहीं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस हो चाहे प्रशासनिक हो, तो ऐसे सोर्सेस के मार्फत से इनपुट लेना, इनपुट लेकर के गवर्नमेंट का पहुंचाना। क्योंकि ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है, गोधरा कांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में। बराबर है। तो ये वहाँ की इंटेलिजेंस का कमाल था या अपनी यहाँ की इंटेलिजेंस का कमाल था? देखो एक्चुअली में जो गोधरा में कांड हुआ उसके बाद आपको पता है कि गोधरा कांड होने के बाद कई लोग जिनको वहाँ पर सफ़र होना पड़ा, उन्हें अपने यहाँ गड़ी में ला करके रुका गया था डाइट बिल्डिंग में। क्योंकि घटना किसी भी प्रकार की हो, उस समय कोई व्यक्ति या कास्ट नहीं देखी जाती। सही बात। अपन नुकसान दोनों तरफ होता है। हिंदुस्तान में रहते हैं, जो भारत का नागरिक है वो कहीं भी भारत में इधर उधर आ जा सकता है, रह सकता है, उसके सुरक्षा का अधिकार है। और सुरक्षा व्यवस्था कोई कास्ट देख के, वर्ग देख के नहीं की जाती है जी। उसी के तहत कहीं लोग वहाँ से माइग्रेट होकर अपने आए, उन्हें यहाँ रखा गया, क्योंकि माहौल उस लेवल के हो गया था जी गोधरा कांड का। जब वो यहाँ आकर के रुका, उसके कुछ लोगों को अपने यहाँ एक्टिविटी मिली कि भाई ये व्यक्ति यहाँ रुका हुआ है, और उसके बारे में कुछ आउटपुट मिले, तो आउटपुट पहुंचाने के बाद पता चला कि वो यहाँ रह रहा है। मैं ये इतना नहीं बता पाऊंगा कि वो कैसे हुआ, कैसा नहीं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन के अनुसार ऊपर बताना, और उस पर ऊपर अपनी हायर अथॉरिटी का काम है कि उस पर हम क्या निर्णय लें, कैसे करें। अब आज जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो अब कितना चैलेंजिंग हो गया है जो है वो ये इंटेलिजेंस का काम, या आसान हो गया है इसकी वजह से? देखो वैसे देखा जाए तो यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव हैं तो ये बहुत आसान हो गया है जी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप अलर्ट है किसी की एक पोस्ट पे जी, किसी के 2 वर्ड पे, तो आप उस बेस पर उस तक पहुंच सकते हैं। पहले तो क्या होता था कि हमें अपने सोर्सेस से उन विलेजेस में जाना होता था, उन गांव के अपने 5 आदमियों को सोर्स बनाना होता था, उनसे डेली कांटेक्ट करना होता था। तो 1400 गांव है बांसवाड़ा जिले में, अपन उन सब से तो कर नहीं सकते थे।
तो अपने कुछ कुछ एरिया करने होते थे। अब अपन को पूरे जिले में कहीं भी क्या एक्टिविटी होती है वो अपन को फटाक से पता चल जाता है, तो अपन उस एरिया के अंदर अप्रोच करके पता लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या होना है। हाँ, क्योंकि अगर देखें एक तरह से तो कई तरह की फेक न्यूज़ भी आती होंगी कहीं आती तो है। उनको कैसे वेरीफाई करते हैं? अब क्या होता है इसके लिए, जैसे कोई फेक न्यूज़ है उसका वेरिफिकेशन यही होता है कि आप उसके बारे में जैसे ही देखा, देखते ही आप उस कहाँ की है, किसने की है, उसका क्या रिलेशन है, हाँ, उस जगह पे आपको एक बार तो अपने बंदे को प्रॉपर भेजना पड़ेगा। सही बात कि क्या ये घटना यहाँ की है, पता चलेगा नहीं सर ये तो यहाँ की नहीं है, ये वहाँ की घटना है, उसको इस तरीके से पेस्ट करके ये किया गया। तो वो चैलेंजिंग तो है। कई बार मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ जी। कि अपने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात गए थे और गुजरात में बेरोजगार संघ विरोध कर रहा था और उन्होंने गुजरात में अपोज किया था कि हम गुजरात में गहलोत की सभा में विरोध करेंगे जी, झंडे दिखाएंगे काले। ये आउटपुट हमारे पास आ गया, वो भी आया सोशल मीडिया के थ्रू जी। उन्होंने कुछ बेरोजगारों को बुलाया, वहाँ से हमें आउटपुट मिला। हमारी सरकार ने और यहाँ के ऑफिसर्स ने एक टीम बना करके हमें गुजरात भेजा। हम गुजरात गए, गुजरात में जा कर के हमको आइडेंटिफाई करना। तो साहब हम कुछ गुजराती जानते थे अपन यहाँ वाले थे, हमने गुजराती में उनके एंट्री करते समय लोगों से बातचीत चालू की। तो कुछ 2-4 बंदे थे वो जो गुजराती में जवाब नहीं दे पाए। तो फिर हमें उनका आई कार्ड मांगा। आई कार्ड देखते वो राजस्थान के निकले। अच्छा। हमने उनको आइडेंटिफाई किया, ट्रेस आउट किया। ट्रेस आउट करना हमने लोकल पुलिस को बताया कि ये हैं जो इस एजिटेशन में यहाँ से आए हैं और इस कार्यक्रम को बिगाड़ने वाले हैं। तो उनको वहाँ से कैप्चर किया, न्यूट्रलाइज किया, कैप्चर किया। तो ये इस तरह की बातें हैं जो जयसिंह जी बता रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सूचनाओं के तंत्र पर निर्भर करता है और उन सूचनाओं को फिल्टर करना और फिल्टर करने के बाद में जो काम की जानकारी है उसको निकाल करके एक मुकाम तक पहुंचाना। तो जयसिंह जी, ये जो आप इंस्पेक्टर आप के रूप में अभी काम कर रहे हैं, आपको सर्वोच्च राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, मतलब आपके काम को जो है वो एक रिकॉग्नाइजेशन मिला, तो कैसा लगता है इतने सालों की सेवा के बाद में कि एक जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे या एक जो आने के बाद में जो उद्देश्य बना वो कितना सफल हो पाया है आपका? देखो हेमंत जी, मैं आपको बता दूं, देखो मेहनत हर व्यक्ति करता है जी, हर आदमी अपना अच्छा एफर्ट लगाने का प्रयास करता है, लेकिन ये है कि आप उस काम को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा करके उसके अंदर घुसें तो मैं ये मानता हूं कि आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जी, हमें थोड़ा सा उसकी डेंसिटी, उस पर पैनिक होना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इस इंफॉर्मेशन के अंदर तक जाना है जी, इसके लिए मुझे बस वही सोचना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि एक इंटेलिजेंस का पूरा परिवार इंटेलिजेंस का काम करता है। जी, इवन कई ऐसी चीज़ें होती हैं, हम फील्ड में होते हैं लेकिन हमारा न्यूज़ चैनल्स पर भी नज़र होता है तो कभी कभार वहाँ से भी कोई घटना होती है तो मेरे किड्स और वाइफ क्यों देख रही होती है वो बता देती है कि खबर चल रही है कि बांसवाड़ा में आनंदपुरी में ये हुआ है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि कोई भी आदमी काम करता है तो अपने घर पे जाकर के अपने काम के बारे में चर्चा करता है। तो वो भी होते हैं कि नहीं, परिवार भी इन्वॉल्व हो जाता है, हम क्या मदद करें तो वो भी मदद करने लग जाते हैं कि यहाँ पर ये घटना हुई, मतलब हर तरफ से सूचनाओं का एक वो भी सूचना देने लग जाते हैं। मैं एक छोटी सी घटना का, अपना चेयरमैन इलेक्शन हुआ था जी, जनेंद्र त्रिवेदी जी चुनाव लड़े थे। उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि सर आप इंटेलिजेंस में बताओ अपना क्या रहेगा रिजल्ट। 2 दिन पहले मुझे पूछा तो मैंने कहा कि लगभग 36 सीटें आने की हैं, 36 आउट ऑफ 60। रिजल्ट आया 36 ही आई। अच्छा, चेयरमैन जनेंद्र जी ने मुझे पूछा कि अरे राव साहब आपने इतना सटीक अनुमान कैसे लगा? तो मैंने कहा कि कई प्लेटफॉर्म होते हैं लेकिन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला वो मुझे मिला बच्चों का जी। बोले कैसे? मैंने कहा कि मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उनसे पूछता था कि तुम्हारे स्कूल में, तो बच्चे बताते थे कि पापा इस बार तो जैनेंद्र त्रिवेदी को आज जोर है। अच्छा। बोले कैसे? कि हमारे स्कूल में बच्चे बता रहे थे कि हमारे घर पे तो जैनेंद्र त्रिवेदी। बच्चों को क्या पता? हाँ सही बात है, वो तो बता देता है कि ये तो ठीक इसी तरह पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में बच्चे, हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे, यूथ, ये काफ़ी
मदद हाँ, क्योंकि ये पूरी चीज होती है नैरेटिव पे। नैरेटिव पे हाँ, एक वो नैरेटिव एक जो है चीज वो बता रहते हैं, उस पर फिर जी। आप जो है वो थोड़ा सा रिसर्च फोकस करते करें, हैं जी। फिर आम जन के बारे में पता लगाएं। वैसे ट्राइबल एरिया में ट्राइबल से इंफॉर्मेशन निकालना, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस बहुत मुश्किल है। अच्छा। मैं आपको छोटी सी घटना बताऊं कि हाँ। डूंगरपुर में बाई इलेक्शन था, उसमें हमें भेजा, तो मैंने वैसे ही पूछा, एक ट्राइबल बैठे हुए थे, मैंने कहा बीजू काका हरते है? उन्होंने कहा बढ़िया है साहब। हाँ। तो बस आने के चुनाव में हरते है? हाँ। हाँ बड़े तो बे पार्टी वाला आ भी रहा है। अच्छा। वो क्या दोनों पार्टी दोनों वाले आ रहे हैं। आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि तो भी जोर क्यों है? हाँ। क्या जोर साहब भैया डे बरूबर लागे है। अच्छा। मतलब फिर भी वही आया हाँ। कि दोनों तरफ बराबर लिख रहा है। तो मैंने कहा कि आए पाए वाला गांव में तो एम कहें कि फूलों वाला नो जोर है, अब मैं ये में है। हाँ। मतलब कोई स्पष्ट जवाब नहीं। मतलब स्पष्ट जवाब नहीं। फिर मैं कहा कि पिलियाड ना ये है। हाँ। तो मतलब इतना क्लेवर है कि वो ये बताता नहीं आखिरी है, समय तक पत्ते नहीं आखिरी खोलते। समय तक बताएगा नहीं कि ये कि वो उनका क्या है कि वो इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले ही वो डिसाइड करेंगे कि हमें जो है वो किसको चुनना है। चुनना है। तो ये काम जिस तरीके से आपकी बातें हम सुन रहे हैं, लग रहा है कि मतलब बहुत इंटरेस्ट से आप ये काम करते हैं। लेकिन कई बार कुछ चुनौतियां भी ऐसी आती हैं सामने कि जब आपको लगा हो कि यार ये क्या काम मिल गया मुझे और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसी कोई चुनौती आपके सामने आई कभी? बिल्कुल, कई बार आप जो कह रहे हैं वो सही होता है। कई बार ऑफिसर्स के द्वारा कोई ऐसा टास्क दे दिया जाता है कि उस टास्क के बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। हमें भी कई ऐसे टास्क इंटर स्टेट दिए गए थे, कुछ मध्य प्रदेश के और कुछ गुजरात के। तब बड़ा वो होता है कि यार अब कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि यदि आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए जी। और मानसिक रूप से उस एरिया की जानकारी लेकर उसके अनुरूप चले जाते हैं तो आप सक्सेस होते हैं। गुजरात का मुझे एक टास्क मिला जिसमें हम लोग गए, गुजराती में अच्छे से जानता था, तो गुजराती का उपयोग किया, तो वहाँ 1-2 कांटेक्ट हो गए। उसके बाद हम चलते गए, आगे बढ़ते गए और हमें मंजिल मिल गई। तो ऐसे कई टास्क होते हैं। मध्य प्रदेश का भी कुछ ऐसा था, वहाँ के जा कर के कुछ लोकल 1-2 ऑफिसर्स को पकड़ा, वहाँ के रिलेटेड इंटेलिजेंस वाले, और ये उसके बारे में भी हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन और टास्क लिया जिसके बारे में बता नहीं सकता। जी। जय सिंह जी की बातों से जैसा कि लग रहा है कि जितना इंटरेस्टिंग काम है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है, और ये इंटरेस्ट और चुनौती के बीच जब एक इंसान देश सेवा के गौरव से भर करके कोई काम करता है तो ये खुशी आप जय सिंह जी के चेहरे पे देख रहे हैं। तो जय सिंह जी जो हमारी युवा पीढ़ी है जो इस फील्ड में आना चाहती है या जो पुलिसिंग में या इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आना चाहती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या करें ऐसा? देखो, युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो समय है वो यूथ को मोबिलाइज करने का आ रहा है। युवाओं को भड़काना, युवाओं को अपने रास्ते से हटाना, युवाओं को फैशन के मार्फत से नशे में भेजना, ये एक ऐसी चीज़ है जो अपनी पीढ़ी को बिगाड़ने का काम कर रही है जी। संस्कार विहीन बना रही है, जो हम लोग देखे जा रहे हैं। होना ये चाहिए, एक पेरेंटियल लाइबिलिटी होनी चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं जी। उस पर आपकी वॉच होनी ज़रूरी है। ये संस्कार हमें हमारे बच्चों पे होने जरूरी, बहुत ज़रूरी है। अब हम ही कहेंगे कि आजकल तो जानते ही हो आप, समय ऐसा आ गया है, समय हम ला रहे हैं जी। यूथ में संस्कार डालना, उनको गलत चीज़ों के बारे में बताना जी, कि नशे की प्रवृत्ति जो फैशन है उस ओर नहीं जाना। आपको युवाओं को जो भड़काया जा रहा है सरकार के खिलाफ, अपन देख रहे हैं इवन अपना एरिया में भी कि कई ऐसी संस्थाएं या कई ऐसी पार्टीज जी जो अपना बेनिफिट लेने के लिए यूथ को गवर्नमेंट की स्कीमों के अगेंस्ट भड़काती है और यूथ उसमें आ जाता है। तो यूथ को पता ही नहीं है जी कि वास्तविकता क्या होती है। तो उससे दूर रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो पेरेंटियल जिम्मेदारी है। यूथ को भी सोचना चाहिए कि हमें हमारा कैरियर बनाने के लिए हम ऐसी चीज़ों से दूर रहें, हम पढ़ाई कर फोकस करें। शिक्षा कोई भी हो, वो आपकी व्यावसायिक हो या आपकी कोई भी हो, व्यावहारिक हो, लेकिन आपको एक संस्कारिक वे में बढ़ना पड़ेगा।
आपको एजुकेशन लेकर के ये कोशिश करेंगे। देखो अपने यहाँ पर टाइप टीएसपी में कितने पद हैं जी, आप नौकरी पाने की कोशिश करो। आज हमारे यहाँ पावर प्लांट प्रोजेक्ट लग रहा है जी, 1,16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बांसवाड़ा में हो रहा है। अपने यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जी। आज एक छोटा सा आप देख लो हेमंत जी कि बांसवाड़ा में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जिन्होंने माही डैम यहाँ पर लाने का प्रयास किया, क्या हरिदेव जोशी को यहाँ के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके थोड़ी दिए थे कि आप जो है वो जयपुर से माही डैम लाओ। उन्होंने एक विजन किया कि एक माही डैम बनने से मेरे यहाँ का किसान 3 फसल लेगा। सही है। और आज 3 फसल ले रहा है। लेकिन हेमंत जी उसमें सबसे बढ़िया चीज है कि माही डैम जब बन रहा था तब उसको बनाने के लिए एक इंजीनियर आए और उन इंजीनियर को स्टैब्लिश करने के लिए माही कॉलोनी बनाई। और मुझे अच्छे से पता है तब मैं 6th और 7th में पढ़ता था और माही कॉलोनी में जाना अपने आप को यूं माना जाता था कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं जो माही कॉलोनी में जा रहा हूं। आप भी जानते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे इंजीनियर्स फैमिली यहाँ रहती थी। और वो इंजीनियर फैमिली के बच्चे कहाँ पढ़े? बांसवाड़ा कॉलेज में जी। और उन कॉलेज के बच्चों के साथ टच में आए हमारे बच्चे। हमारा यहाँ पर बच्चा एजुकेशन करने के बाद एक ही टास्क रखता था, हम बीएड करके टीचर बनेंगे या फिर नहीं हुआ तो हम रोजगार करने के लिए अहमदाबाद गुजरात में जाकर किसी होटल में चले जाएंगे या कहीं बिल्डिंग बनाने के काम में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, उनके साथ में रहकर के पता चला कि ये इंजीनियर का लड़का है, वो दिल्ली में कोचिंग ले रहा है, जयपुर में कोचिंग ले रहा है जी, और ये इस कंपटीशन का कोचिंग ले रहा है। तो वो अपने आकर के बच्चा कहता था ये मेरा दोस्त है, वो वहाँ कोचिंग ले रहा है। तो पेरेंट्स कहते थे कि नहीं मैं भी इसको भेजता हूँ। उसके साथ मतलब वो रास्ते खुल गए, उसके साथ वो भी रास्ते खुले, वो भी कोचिंग लेने गया, वो भी वहाँ पढ़ा, उसने दूसरा फील्ड चुना। और आज उनके साथ रहने के बाद हम जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ौदा पढ़ करके हमारे यहाँ के कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। तो युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि अपना फोकस एक अच्छा बनने की सोचो कि मैं अच्छा नागरिक बनूं, मैं भी एक अच्छा नागरिक बनूं, अच्छा पद प्राप्त करूं और मैं समाज में भी ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति बनूं कि मैं अपने पीछे 4 लोगों को शिक्षा दे सकूं। सबसे बड़ी तो जैसे ये इंटेलिजेंस के पेशे में अगर कोई आना चाहे तो पढ़ाई का लेवल क्या होना चाहिए, कौन सा कोर्स है या किस तरह की ट्रेनिंग होती है? देखो इंटेलिजेंस में आने के लिए वही ग्रेजुएट चाहिए। आप ग्रेजुएशन होने के बाद डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज निकलती हैं उसके अंदर यदि आप इंटेलिजेंस वैकेंसी को प्रेफर करते हैं तो जितने पद होते हैं उसके अनुरूप एग्जामिनेशन के बाद आप कंपटीशन फाइट करते हैं, आप निश्चित रूप से इंटेलिजेंस में आ सकते हैं। और इंटेलिजेंस का काम इंटरेस्ट से करने के लिए बहुत अच्छा है जी। तो जैसा कि जय सिंह जी ने बताया कि इंटेलिजेंस में अगर जाना चाहते हैं तो युवा किस तरह से तैयारी करें और कैसे इस फील्ड को चुन सकते हैं। जय सिंह जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी युवा पीढ़ी भी आपको सुन रही होगी और वो भी आपकी बातों से ज़रूर कुछ ना कुछ ग्रहण करेगी। तो आज हमने बात की जय सिंह जी से, इंटेलिजेंस के बारे में जाना, समझा किस तरह से काम होता है और कितना ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारी सरकारों के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि कई तरह की घटनाएं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद में ही होने से पहले ही रोक दी जाती हैं और लोग सुरक्षित रहते हैं। तो आज शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ में, बात करेंगे उनसे जुड़े जीवन के, उनकी सफलताओं के बारे में और उनसे भी सीखेंगे कुछ ऐसे ज़िंदगी के सबक जो हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। तो तब तक दीजिए हमें इजाज़त। आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर BBC राजस्थान चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ आप अपनी कमेंट करके और हमें अपनी राय बता सकते हैं। आप अगर व्यक्तिगत रूप से हमें कोई बात कहना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। इस पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी। थैंक यू अमित जी। धन्यवाद।